हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 29/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही पेंटुया टेगोरी क्या है? पश्चिमी घाट में खोजी गई एक नई मेढक। चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन सी, जीवाणु की एक नई प्रजाति जो कृषि पद्धतियों को बदल सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ है पेंटुया टेगोरी। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जीवाणु की एक नई प्रजाति की खोज की है जो कृषि पद्धतियों में परिवर्तन ला सकती है। कर उन्होंने प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम पेंटोया टेगोरी रखा है। ठीक है ना, अतः विकल्प सी सही है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, करैया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़े कार्य करने में से एक है। तो ये ध्यान देना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, यह कार्यान्वयन किया जाता है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब पॉइंट है जो याद रखने में योग्य है। यही सब याद रहेगा तभी ये सब ऑप्शन पकड़ाता, नहीं तो गलत ही होता है। करैया ग्रामीण परिवारों में इस इच्छुक वयस्कों के लिए न्यूनतम वेतन पर सालाना 120 दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है। तो ध्यान देना है कि ये 120 दिन नहीं, 100 दिन। ठीक है ना। कर मनरेगा 15 दिनों के भीतर काम का आश्वासन देती है। यदि देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। तो ये यहाँ पे क्या है, पहला और तीसरा सही है, तो केवल 2 आंसर होना चाहिए सही, ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन। करा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। कथन एक सही है। कर यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता था। कथन दूसरा क्या है, सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है क्या, मनरेगा की डिजाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य के लिए अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिए। अतः कथन तीसरा सही है। कर यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि शाही ईदगाह मथुरा में एक 3 गुंबद वाली मस्जिद है जो कृष्णा जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है। ठीक है, आगे क्या है, उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था, किसी भी उपासना स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक लगाता है। करैया अधिनियम प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों पर लागू नहीं होता। तो जहाँ तक ये लग रहा है कि तीनों ही सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय सुनाया है कि मथुरा में 3 गुंबद वाली मस्जिद शाही ईदगाह के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। करैया मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक न्यायालय आयोग के नियुक्ति की मांग कर रहा है। अतः कथन पहला क्या है, सही है। कर उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था, किसी भी उपासना स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक लगाता है। इसमें किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने के साथ उनकी धार्मिक प्रकृति के रखरखाव को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। अतः कथन दूसरा सही है। आगे है कि यह अधिनियम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत शामिल प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों पुरातत्विक स्थलों पर लागू नहीं होता है। इसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है जिनका समाधान पहले ही हो चुका है या ऐसे विवाद जो आपसी समझौते से हल किए गए हैं। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 15वीं परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम है। कर 15वीं परियोजना का लक्ष्य
विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक के रूप में निर्माण कार्य करना था। इन जहाज़ों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ध्यान देना यहाँ पे तीनों कथन इसमें भी हमको लगता है सही ही है। ठीक है, अच्छा कितने सही नहीं है क्या पूछ रहा है, कितने सही है ना। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं। अच्छा, तो जब तीनों सही है तो डी में है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 15वीं परियोजना। भारत का स्वदेशी विध्वंसक पोत निर्माण कार्यक्रम वर्ष 1990 के दशक के अंत में 3 दिल्ली श्रेणी 15 वर्ग युद्धपोतों के साथ शुरू हुआ तथा इसके एक दशक बाद 3 कोलकाता श्रेणी P-15A विध्वंसक युद्धपोतों को शामिल किया गया है। और वर्तमान में 15A परियोजना में प्राप्त सफलता एवं तकनीकी प्रगति के बाद P-15B विशाखापत्तनम श्रेणी के तहत कुल 4 युद्धपोतों विशाखापत्तनम, मोरमागांव, इम्फाल, सूरत की योजना बनाई गई। अतः कथन पहला क्या है, सही है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे है कि 15वीं परियोजना का लक्ष्य कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के उन्नत संस्करण को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक के रूप में निर्मित करना था। इस श्रेणी की पहचान इसके प्रमुख पोत के नाम से की जाती है, इसलिए इसे विशाखापत्तनम श्रेणी के रूप में जाना जाता है। कथन दूसरा सही है। इन जहाज़ों को भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। कथन तीसरा क्या है, सही है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे है फील्ड फैंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया अनावृत बीजियों नामक पौधे के समूह से संबंधित है। कितने सही है ढूंढना है। फील्ड फैंसी परागण के लिए पूर्ण रूप से कीटों पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना पे यहाँ पे एक भी कथन सही नहीं, ये आवृत बीजी है और फील्ड फैंसी जो है कीटों पर निर्भर करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ है और ये क्या है, स्वपरागण कर सकता है। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पेरिस फ्रांस में पाए जाने वाले एक पुष्पी पौधे में तेजी से विकास का साक्ष्य का खुलासा किया है। फील्ड फैंसी वियोला आर्वेजिन्स के रूप में पहचाने जाने वाला यह पौधा स्वपरागण में सक्षम है, जो बाह्य परागण पर पारंपरिक निर्भरता के विपरीत है। फील्ड फैंसी वियोला आर्वेजिन्स एक सामान्य वन्य पुष्प है जो यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जा सकता है। यह आवृत बीजियों नामक पौधे के समूह से संबंधित है जो फल नामक एक सुरक्षात्मक संरचना के भीतर बीज पैदा करते हैं। कथन पहला सही नहीं है। कीटों की घटती मौजूदगी के कारण फील्ड फैंसी स्वपरागण के लिए विकसित हो गई है, जिससे परागणकों पर इसकी निर्भरता कम हो गई है। अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा शासित है। तो ये संसद का संचालन कुछ नियम होता है, उसमें 18 से 54 तक के नियम में ये वर्णन है। ठीक है, तो पहला गलत है। तारांकित प्रश्न सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर अनिवार्य रूप से लिखित रूप में देना होता है। तो ध्यान देना है, तारांकित प्रश्न जो है मौखिक रूप से पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है और लिखित रूप में उसका क्या है, जवाब देना या पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा उसकी उल्टा गलती है, क्या तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ये लिखित रूप से दिया जाता है तथा इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सभी 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32 से 54, अच्छा हम 18 से 54 बोलते हैं, सॉरी 32 से 54। ठीक है, एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के तहत निर्देश 10 से 18 द्वारा शासित होती है। ठीक है, अतः कथन पहला सही नहीं है। तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो ये सब भी एक बेहतर पॉइंट है जो याद रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मौखिक है, उसके लिए आप क्या है, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं क्लियरिटी के लिए। तो आगे है यहाँ पे
करण अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य लिखित उत्तर चाहता है और इसका उत्तर मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया माना जाता है। इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे यहाँ आप देख सकते हैं लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो देखना है कि इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई आख्यान में व्यक्तिगत व्यवहार को सबसे आगे लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसको लॉन्च किए थे, बट 2021 में यदि आप देखेंगे, ठीक है, 2021 में यदि आप देखेंगे तो COP26 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, तो पहला गलत है। करलायत प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था जो नासमझ और विनाशकारी उपभोग द्वारा शासित है को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ बदलने की कल्पना करती है। तो यहाँ पे दूसरा सही, केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली कर वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई की चर्चा में सबसे आगे लाने के लिए मिशन लाइफ की घोषणा की है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, फिर है लाइफ प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था जो नासमझ और विनाशकारी उपयोग द्वारा शासित है को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था से बदलने की कल्पना करता है, जिसे सचेतन और जानबूझकर उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कर मिशन का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, जो विश्व भर में अपनाए जाने पर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, अतः कथन 2 सही है। प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा है, ठीक है, कितने कथन सही है ये ढूंढना है। करा इसने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लिया है, जो देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता था। करा नया विधेयक पुराने 1867 के अधिनियम के तहत सभी उल्लंघनों को बहुत हद तक कम कर देता है, तो ये सही है, ये भी सही है। कर किसी विदेशी पत्रिका का सटीक पुनर्मुद्रण भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है, तो ये भी सही होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होना चाहिए। कर प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्टर विधेयक 2023 कर संसद द्वारा प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लिया, जो वर्ष 1867 से देश में मुद्रण और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता था, अतः कथन पहला सही है। कर नया विधेयक पुराने विधेयक के तहत सभी उल्लंघनों को काफ़ी हद तक अपराध की श्रेणी से हटा देता है। पहले अधिनियम के मामूली उल्लंघन पर 6 महीने तक की कारावास की सजा दी जाती थी, तथा कथन दूसरा सही है। कर किसी विदेशी पत्रिका का सटीक पुनर्मुद्रण केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही भारत में किया जा सकता है। कर ऐसी पत्रिकाओं के पंजीकरण की विधि निर्धारित की जाएगी, अतः कथन तीसरा भी सही है। आगे क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसकी स्थापना वर्ष 1985 में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। तो ये पहला सही है। ठीक है, सार्क का कर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत में स्थित है, ठीक है, ना कि ढाका में। फिर है सार्क मध्यस्थता परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका कार्यालय पाकिस्तान में है और इसका दायित्व क्षेत्र के भीतर एक कानूनी ढांचा मंच प्रदान करना है, अतः दूसरा। यहाँ तीसरा सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क
कर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। अतः कथन पहला सही है। कर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत में स्थित है। एसएयू द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र की मान्यता राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र के बराबर है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। आगे क्या है, तो आगे यहाँ आप देख सकते हैं सार्क मध्यस्थता परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। पाकिस्तान में इसका कार्यालय वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापार, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य विवादों के निष्पक्ष तथा कुशल समाधान के लिए क्षेत्र के भीतर एक कानूनी ढांचा मंच प्रदान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि सदस्य राज्यों और उनके नागरिकों द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। कथन तीसरा सही है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं संसद सत्र बुलाना प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों द्वारा शासित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 85 अनुच्छेद के तहत ये होता है, इसलिए गलत है। कर संसद का सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। दूसरा सही है। कर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर है, तो कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा गलत है। तो केवल सही है एक ना, तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, कर संसद सत्र बुलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। अतः कथन एक सही नहीं है। कर संसद सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके नाम पर सांसदों को सत्र के लिए बुलाया जाता है। अतः कथन दूसरा सही है। कर भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर अर्थात संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, यानी नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए होता है। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे अतः कथन 3 सही नहीं है।